सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन पढ़ेंगे आर वेव के बारे में। ठीक है, इससे पहले अपन ने पढ़ लिया था पी वेव, क्यू वेव अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन आर वेव के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने ईसीजी देखी है तो ईसीजी में सबसे पहले आती है पी वेव, उसके बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ लिया था। उसके नॉर्मल जो चीजें थी, उसका एम्पलीट्यूड, उसकी हाइट, उसका ड्यूरेशन सब अपन ने पढ़ लिया था। देन उसके बाद में आती है क्यू वेव। ठीक है, क्यू वेव के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था। देन उसके बाद में आती है आर वेव। भाई ये जो है क्यू आर और एस, ये क्या होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की जो सेकंड वेव होती है वो कौन सी होती है, आर वेव। तो अपन आज आर वेव के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल आर वेव क्या होती है, उसकी हाइट क्या होती है, वो कैसे, उसकी ड्यूरेशन कितना होता है, वो जैसे इंक्रीज होती रहती है, कौन सी लीड के अंदर इंक्रीज होती है, कौन सी लीड के अंदर वो डिक्रीज होती है, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। आज उसके बारे में नॉर्मल सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तो आर वेव क्या होती है सबसे पहले वो देखते हैं अपन। तो देखिए आरवेव क्या होती है। आरवेव इज द फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इन द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। भाई जब आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखेंगे, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है आपका, ठीक है, क्यू आर और एस। इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो फर्स्ट पॉजिटिव वेव है, ये फर्स्ट पॉजिटिव वेव कौन सी होती है, आरवेव। अगर मैं बोलूं फर्स्ट वेव तो फर्स्ट वेव कौन सी रहेगी, क्यू वेव। पर मैंने बोला फर्स्ट पॉजिटिव वेव तो कौन सी रहेगी, आर वेव। तो आर वेव क्या होती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की फर्स्ट पॉजिटिव वेव होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देन उसके बाद में इट इज द लार्जेस्ट वेव इन द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे लार्जेस्ट वेव जो होती है वो कौन सी होती है, आर वेव ही होती है। ये जो आर वेव है अपनी, ये सबसे लार्जेस्ट वेव होती है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा कि उसका रीजन क्या है कि आर वेव इतनी लार्जेस्ट होती है या बड़ी होती है। देन अगला पॉइंट देखते हैं अपन। द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हैज अ लार्ज पॉजिटिव ट्राइंगुलर वेव नोन एज आर वेव। अगर आर वेव की मैं पर्टिकुलर एक डेफिनेशन देना चाहूं तो वो डेफिनेशन क्या होगी, वो डेफिनेशन होगी कि आर वेव जो होती है वो एक पॉजिटिव लार्ज और ट्राइंगुलर जो है, ट्राइंगुलर शेप की, ट्राइंगल टाइप की शेप की। देखो ये पी है, देन ये पी है, ये क्यू आ गई, एंड देन ये आर है। तो इस आर को जब आप देखेंगे तो ये क्या है, एक ट्राइंगुलर शेप की है, एक ट्राइंगल टाइप की है। ठीक है, लार्ज है, बड़ी है, बड़ी रहती है, मैंने जैसे बताया कि लार्जेस्ट वेव रहती है तो बड़ी है और पॉजिटिव, बेसलाइन से कहां है, ऊपर की तरफ। तो पॉजिटिव ट्राइंगुलर वेव होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, आर वेव कहते हैं। मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक वेव होती है जो क्या होती है, ट्राइंगुलर होती है, ट्राइंगल शेप की रहती है, देन लार्ज होती है और पॉजिटिव होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, आर वेव कहते हैं। देन अगला पॉइंट देखिए, जो आरवेव होती है ये बनती क्यों है, इसका रीजन क्या है बनने का, कहने मतलब आरवेव ईसीजी के अंदर अगर दिख रही है, शो हो रही है, तो उसका रीजन क्या है। उसका रीजन देखिए क्या है। जैसे आपने लास्ट टॉपिक अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्यू वेव जो होती है वो क्यों बनती है, इंटरवेंट्रिकुलर के सेप्टम के डीपोलराइजेशन की वजह से। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ऐसे नोड से आती है, ऐसे नोड से आने के बाद में वो एट्रिया में जाती है, एट्रिया डीपोलराइज होता है और क्या बनती है, पी वेव। देन उसके बाद में सेप्टम के पास जाती है, सेप्टम डीपोलराइज होता है, क्या बनती है, क्यू वेव। देन उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है अपने मेजर पार्ट, वेंट्रिकल का जो मेजर पार्ट है, जो लोअर पोर्शन है, जो मेजर थिक पोर्शन रहता है, उसके पास इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाती है और वो डीपोलराइज होता है, तब अपनी क्या बनती है, आर वेव बनती है। ठीक है, तो वेंट्रिकल के मेजर पार्ट की डीपोलराइजेशन की वजह से क्या बनती है, आर वेव बनती है, आपको ध्यान रखना है। तो आर वेव रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स के जो मेजर पार्ट है, जो लोअर पोर्शन, थिक पोर्शन रहता है, उसके डीपोलराइजेशन होने की वजह से क्या बनती है, अपनी आर वेव बनती है। एंड रिप्रेजेंट दैट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ट्रेवल थ्रू द मेजर पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल वॉल। और क्या रिप्रेजेंट करती है भाई, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है अब वो किस पार्ट में जा रही है, किस पार्ट में ट्रेवल कर रही है, मेजर पोर्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है। जैसे देखिए, जैसे मैंने यहाँ कोई इलेक्ट्रोड लगा रखा है, तो जैसे इस पार्ट से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगी तो इन इलेक्ट्रोड्स के पास इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगी और इनके पास अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगी तो इनमें क्या आएगा, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा और वो क्या कहलाएगी, आर वेव कहलाएगी। ठीक है, तो आर वेव क्या होती है, क्या रिप्रेजेंट करती है, डीपोलराइजेशन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स के मेजर पार्ट को डीपोलराइजेशन जो है, जब वेंट्रिकल्स का जो मेजर पार्ट डीपोलराइज होता है तब अपनी क्या बनती है, आर वेव बनती है। उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, आर वेव रिप्रेजेंट करती है ईसीजी के अंदर। देन अगला पॉइंट देखिए, इफ ओनली देयर आर वेव इज प्रेजेंट। अगर ईसीजी के अंदर सिर्फ आर वेव प्रेजेंट हो, ईसीजी के अंदर मींस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, जैसे पी आई, पी के बाद में अगर सिर्फ आर है, ना एस है ना क्यू है, और उसके बाद में डायरेक्ट टी है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे। ठीक है, आपको ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी देखने को मिलेंगे। जब अपन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा कि किस किस टाइप के आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग पैटर्न के देखने को मिल सकते हैं। तो एक पैटर्न ये भी होगा कि आपको पी दिखी, पी के बाद में ना क्यू दिखेगी ना एस दिखेगी, डायरेक्ट क्या दिख रहा है,
आर वेव, तो इसको अपन बोलेंगे आर वेव कॉम्प्लेक्स या फिर आर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको? आर वेव कॉम्प्लेक्स या आर वेव बोलेंगे। देखिए, इफ ओनली ए आर वेव इज प्रेजेंट, नो क्यू एंड नो एस, कोई भी आर क्यू नहीं और कोई भी एस वेव नहीं, सिर्फ क्या दिख रही है? आर वेव, देन द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज आर वेव। तो उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे? आर वेव बोलेंगे या आर वेव कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। देखिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नॉर्मली द आर वेव एम्पलीट्यूड इंक्रीज फ्रॉम V1 टू V6। ठीक है, मतलब क्या है भाई? जो आर वेव है, जनरली नॉर्मली देखा जाए तो आर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज होता है कब? V1 से V6 की तरफ। जब अपन V1 से V6 की तरफ जाते हैं तो आर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। देखिए कैसे, ये हर्ट है, ये हर्ट का मैंने सिर्फ लोअर पोर्शन लिया, भाई आपको भी पता है हर्ट है, तो मैंने हर्ट का सिर्फ ये लोअर पोर्शन लिया, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को मैंने ऐसे डिनोट किया है। अब देखिए यहाँ जो है, जब आपने ईसीजी लीड्स प्लेस करी होगी, जब आपको पता है कि चेस्ट लीड्स अपन इलेक्ट्रोड्स अपन लगाते हैं, चेस्ट इलेक्ट्रोड्स अपन लगाते हैं, चेस्ट पे लगाते हैं, तो V1 V2 V3 V4 V5 V6, तो जो V5 V6 है, ठीक है, वो कहां लगते हैं? लेफ्ट चैम्बर पे, जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है उस साइड पे, ठीक है, लेटरल साइड पे लगते हैं। उसके बाद में आती है कौन सा? V4, देन V3, देन V2 और देन V1। तो अब आप इस चीज में नोटिस करिएगा कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की तरफ फ्लो कर रही है लेफ्ट साइड में। मैंने बताया था जब आपको ईसीजी इंटरप्रिटेशन पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की तरफ जाती है राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ इंपल्सेस ट्रेवल करती है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ ये वेक्टर बन रहा है। ठीक है, मतलब हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, राइट टू लेफ्ट। किधर जा रही है? V6 और V5 के पास। यहाँ पे अपन ने क्या लगा रखे हैं? इलेक्ट्रोड। तो इनके अंदर ऑब्वियस बात है क्या आएगा? आर वेव आएगी। और इन दोनों से क्या जा रही है? दूर, तो इसमें क्या आएगा? नेगेटिव रिफ्लेक्शन। भाई आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रोड है अगर उससे दूर इलेक्ट्रिकल इंपल्स से जाती है तो उसमें आता है नेगेटिव, उसके पास इलेक्ट्रिकल इंपल्स से जाती है तो क्या आता है? पॉजिटिव। अब देखिए इनसे V5 V6 के क्या जा रही है? पास जा रही है, तो इनके पास जाएगी तो क्या आएगा? पॉजिटिव। और V1 V2 से क्या जा रही है? दूर। देखिए ये V1 V2 है, ये V1 हो गया अपना और ये V2 है, इन दोनों से क्या जा रही है? दूर, तो इनमें क्या आएगा? पॉजिटिव कम आएगा, नेगेटिव ज्यादा आएगा। इसमें पॉजिटिव कम आएगा, इसमें नेगेटिव ज्यादा आएगा। तो V1 V2 और V5 V6 में आप देखिए, जब V5 V6 के पास आर वेव जा रही है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा रही है, तो अपन को क्या देखने को मिली? पॉजिटिव वेव देखने को मिल रही है। और इनसे दूर जा रही है, इसमें क्या देखने को मिली? नेगेटिव। तो जब आप ईसीजी देखोगे नॉर्मल, ठीक, कोई भी आप नॉर्मल पेशेंट की जब आप ईसीजी देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। वो क्या देखने को मिलेगी? वो ये है कि जब आप V1 देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये वाला पैटर्न। देन आप जब V2 देखोगे तो आपको थोड़ी सी आर वेव और टॉल दिखेगी। जब आप V3 देखोगे तो आपको आर वेव और थोड़ी सी टॉल देखने को मिलेगी। ठीक है, देन उसके बाद जब V4 देखोगे तो आपको और ज्यादा, दोनों इक्वल देखने को मिलेगी, R और S। और जब V5 देखोगे तो आपको R ज्यादा देखने को मिलेगी, S कम देखने को मिलेगी। V6 में R ज्यादा देखने को मिलेगी, S कम देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब जब अपन V1 से V6 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, V1 से V6 की तरफ जा रहे हैं, तो आपको आर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि हार्ट की इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कहां ट्रेवल करती है? राइट टू लेफ्ट, इस डायरेक्शन, राइट से लेफ्ट की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा कि अपन जो लेफ्ट साइड की जो लीड्स लगाते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा रही है, ये अपन ने लेफ्ट साइड की इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं, तो इनके पास जा रही है, इनके पास जाएगी तो इनमें तो क्या आएगा? पॉजिटिव। और इन यहाँ V1 V2 इनसे क्या जा रही है? दूर। ये V1 V2 है, यहाँ V5 V6 है, इनकी तरफ जा रही है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, तो इन दोनों में तो क्या आएगा? पॉजिटिव रिफ्लेक्शन। इनमें क्या आएगा? नेगेटिव रिफ्लेक्शन। मतलब पॉजिटिव भी आएगा पर नेगेटिव ज्यादा आएगा, जिस वजह से क्या आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा कि V1 V2 में S ज्यादा होगी। ठीक है, देन उसके बाद में आर वेव बढ़ रही है, देखो यहाँ पे आर वेव, फिर देन उसके बाद में ये और आर वेव, फिर और बड़ी आर वेव, फिर और बड़ी आर वेव, फिर और बड़ी आर वेव। तो कहने का मतलब जब V1 से V6 की तरफ अपन जाते हैं तो आर वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ता हुआ जाता है, उसको अपन कहते हैं आर वेव प्रोग्रेशन। आर वेव का प्रोग्रेस होना या प्रोग्रेशन, तो उसको अपन कहते हैं आर वेव प्रोग्रेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आर वेव प्रोग्रेशन क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे कि नॉर्मली आर वेव का एम्पलीट्यूड V1 से V6 की तरफ जाते हैं तो वो बढ़ता हुआ रहता है, बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, उसको अपन कहते हैं आर वेव प्रोग्रेशन। ठीक है, ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट इससे थोड़ा सा मिलता जुलता पॉइंट क्या है वो देखिए, व्हेन द आर वेव रिमेन्स स्मॉल, जब आर वेव जो है वो स्मॉल रहे, किसके अंदर? V3 और V4 के अंदर। ठीक है, जब अपनी आर वेव स्मॉल रहे V3 या V4 के अंदर, तो उसको अपन कहेंगे, क्या कहेंगे? पुअर आर वेव प्रोग्रेशन। क्या कहेंगे? पुअर आर वेव प्रोग्रेशन। मतलब आर वेव का जो प्रोग्रेशन है वो क्या हुआ है?
कम है, कम हुआ है, या फिर वो प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। कहने का मतलब जब अपन V1 से, देखिए जब अपन V1 से V6 की तरफ अपन जाएंगे, ये अपनी V2 है, तो जब अपन V1 से V6 की तरफ जाएंगे तो आर वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ता हुआ जाता है, उसको तो मैंने क्या बोला, आर वेव प्रोग्रेशन। पर जब अपन V1 से V6 की तरफ जाएंगे और अगर V3 और V4 का जो एम्पलीट्यूड है उसमें आर वेव छोटी है, मतलब स्मॉल है, और एस वेव ज्यादा डीप है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पुअर आर वेव प्रोग्रेशन। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब अपन V1 से V6 तरफ जा रहे हैं, मतलब जब V1 लीड को देखें, देन V2 को देखा, देन V3 को देखा, देन V4 को देखा, देन V5 को देखा, देन V6 को देखा, तो V1 से V6 की तरफ अपन ने देखा, तो आप नोटिस करोगे कि V1 में जो आर वेव है वो थोड़ी स्मॉल है, V2 में भी स्मॉल है, V3 में भी स्मॉल है, V4 में स्मॉल है, V5 में बटॉल है। तो कहने का मतलब आर वेव जो है या तो वो कम होती जा रही है, उसकी हाइट डिक्रीज होती जा रही है, या V1 V2 में हुई, फिर V3 V4 में जितनी होनी चाहिए थी, देखिए यहाँ पे V1 की हाइट ये है, V2 की हाइट ये है, V3 में जो आर वेव उसकी हाइट ये है, V4 में उसकी ज्यादा और भी ज्यादा हुई, V5 में और भी ज्यादा हुई, V6 में और भी ज्यादा हुई। अगर आर वेव की हाइट अगर डिक्रीज होती हुई जाती तो इसको क्या कहते हैं, पुअर आर वेव प्रोग्रेशन। या फिर अब देखिए V3 और V4 में अगर ये आर वेव थोड़ी स्मॉल होती, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, ये आर वेव थोड़ी स्मॉल हो जाती, नॉर्मल रह जाती, कम रह जाती एस वेव के कंपैरिजन में, ये देखो ये एस वेव है, तो एस वेव के कंपैरिजन में अगर आर वेव छोटी रह जाती है, वापस ध्यान से सुना, अगर आर वेव जो है वो V3 V4 के अंदर स्मॉल रह जाती है, कैसे, स्मॉलर देन एस वेव, एस वेव से स्मॉलर रह जाती है, देन उसको अपन क्या कहते हैं, पुअर आर वेव प्रोग्रेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है क्या होता है कि अगर आर वेव जो है वो स्मॉल रह जाए V3 और V4 के अंदर, किससे स्मॉल, एस वेव से स्मॉल रह जाए, मतलब आर वेव और एस वेव है, तो एस वेव ज्यादा बड़ी हो और आर वेव छोटी हो, तो उसको अपन कहेंगे पुअर आर वेव प्रोग्रेशन। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब अपन V1 से V6 तरफ मूव करेंगे और आर वेव का एम्पलीट्यूड अगर इंक्रीज नहीं हो रहा, उसको भी अपन क्या कहेंगे, पुअर आर वेव प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आप दो पॉइंट है, दोनों को आपको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखिए, आर वेव यूजुअली स्मॉल इन V1 एंड V2। सीधी सी बात है, जैसे मैंने बताया कि V1 V2 में आर वेव क्या होती है, स्मॉल होती है, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दूर जा रही है, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो V1 V2 की तरह राइट में है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगी तो V1 V2 से दूर जाएगी, और दूर जाने की वजह से आर वेव स्मॉल देखने को मिलेगी। तो आपको पॉइंट पता है कि आर वेव जो है V1 V2 के अंदर स्मॉल रहती है सॉरी, एंड इट इंक्रीज प्रोग्रेसिवली इन हाइट फ्रॉम V3 टू V6, और ये प्रोग्रेसिवली हाइट इसकी बढ़ती रहती है, कब, V3 से V6। ये सेम पॉइंट है जो मैंने बताया कि जब V1 से V6 तरफ जाते हैं तो आरवेव का हाइट एम्पलीट्यूड बढ़ता हुआ रहता है, हाइट बढ़ती रहती है, पर V1 V2 के अंदर क्या रहती है, स्मॉल रहती है। तो ये आप अभी जैसे मैंने बताया पिछला पॉइंट, वही सेम पॉइंट है। देन उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको देखना है। क्या है वो पॉइंट, कि द नॉर्मल आरवेव पीक टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज, जो ये वेव आपको पीक टाइम दे रखा है, देखो पीक टाइम क्या होता है वो देखिए। जैसे आपने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखा, ये पी वेव बनी आपकी, देन उसके बाद में ये क्यू है, देन उसके बाद में ये आर बन रही है। अब आर का जो ये पीक टाइम है, ये पीक टाइम है मेरा आर वेव का, तो आर वेव का पीक टाइम, और यहां से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से लेके ये जो ड्यूरेशन है, यहां से लेके ये जो ड्यूरेशन है, कहने मतलब जैसे आर वेव इस टाइम पे पीक गई, तो ये जो ड्यूरेशन कहलाया ये कितना रहता है, ये रहता है 0.035, कितना, 0.035, लेस देन 0.035, मतलब नॉर्मल कितना रहता है, लेस देन 0.035 किसके अंदर, V1 V2 के अंदर। ठीक है, और जो V5 V6 है, क्योंकि V5 V6 में क्या होता है आपको पता है कि आर वेव ज्यादा टॉल बनती है, बड़ी बनती है, तो उसका जो है वो कितना रहता है, लेस देन 0.045 रहता है, किसके अंदर, V5 और V6 के अंदर। आपको ध्यान रखना है कि आरवेव का जो पीक टाइम है, ठीक है, पीक टाइम मतलब आरवेव जिस पॉइंट पे टॉल बिल्कुल पीक पे चली जाएगी वहां तक का डिस्टेंस, तो वो जो पीक टाइम है वो कितना रहेगा, लेस देन, नॉर्मली कितना रहता है, लेस देन 0.05 किस पे रहता है, V1 V2 में, और लेस देन 0.045 किस में रहता है, V5 और V6 के अंदर रहता है। आपको दोनों पॉइंटों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नॉर्मल आरवेव एम्पलीट्यूड ऑफ द आरवेव इज डिपेंड ऑन द लीड्स। भाई अलग अलग लीड्स के अंदर आरवेव का एम्पलीट्यूड अलग अलग रहता है। जैसे भी आपने चेस लीड्स में देखा कि V1 में आरवेव अलग थी,
V2 में और बड़ी हुई, V3 में और बड़ी हुई, V5 में और बड़ी हुई, V6 में और, तो अपन एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड काउंट नहीं कर सकते कि भाई इसमें अपन एग्जैक्ट ले लिया कि भाई इसमें इतना रहेगा, इसमें इतना रहेगा। जैसे V1 में है वो 5 mm भी बहुत ज्यादा टॉल है, ठीक है, 7 mm भी अपन टॉल बोलते हैं। आर वेव अगर V1 में 7 mm से ज्यादा आ रही है तो वो एक डिजीज को इंडिकेट करती है। उस जगह V6 है, उसके अंदर अगर 20 mm भी है तो वो डिजीज को इंडिकेट नहीं कर रही। तो दोनों में डिफरेंस है, वेरिएशन है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आर वेव क्या है भाई, अपन ने पता है V1 से V6 की तरफ जा रहे हैं तो आर वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ता हुआ जा रहा है। तो V1 में भी अलग है, V6 में भी अलग है, तो सबके लिए अलग अलग क्राइटेरियाज है, ठीक है। आपको सबके लिए अलग अलग क्राइटेरियाज ध्यान रखने हैं। तो आर वेव की जो हाइट है वो अपन पर्टिकुलरली एक लीड के हिसाब से नहीं बोल सकते, अपन को हर लीड के हिसाब से अलग अलग बतानी पड़ेगी। जैसे V5 V6 में अलग, V1 V2 में अलग, लीड AVF में अलग, लीड थर्ड में अलग। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जिस लीड की तरफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी आर वेव की हाइट ज्यादा होगी, जिसकी तरफ कम होगी उसकी आर वेव की हाइट स्मॉल होगी। देखिए, तो नॉर्मल जो एम्पलीट्यूड रहता है आर वेव का वो डिपेंड करता है लीड्स के ऊपर। जो भी लीड्स अपन लगा रहे हैं उस लीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली अगर अपन देखें, ठीक है, नॉर्मली अगर अपन लिम्ब लीड्स और चेस्ट लीड्स में देखें तो लिम्ब लीड्स के अंदर कितना रहता है 5 से 10 mm, ठीक है। नॉर्मली कितना रहता है 5 से 10 mm। अगर आपसे कोई जनरली पूछे लिम्ब लीड्स में कितना रहता है तो या तो आप पर्टिकुलरली एक लिम्ब लीड बता दीजिए, जैसे AVL बता दीजिए, AVF बता दीजिए, सेकंड बता दीजिए, थर्ड बता दीजिए। पर अगर आपको जैसे नॉर्मली बताना है कि लिम्ब लीड्स के अंदर कितनी रहती है 5 से 10 mm, ठीक है, और चेस्ट लीड्स के अंदर कितनी रहती है 10 to 20, 10 से 20 mm तक नॉर्मल रहती है आर वेव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए V5 V6 के अंदर कितनी रहती है। अगर V5 V6 के अंदर लेस देन 25 mm है, मतलब 25 mm से कम अगर आर वेव आ रही है तो वो नॉर्मल कहलाएगी। आपको ध्यान रखना है कि अगर आर वेव जो है किसके अंदर V5 V6 के अंदर 25 mm का मतलब कितना, 25 mm का मतलब कितना हो गया आपको पता है, 5 लार्ज बॉक्स से कम अगर आर वेव है तो भी वो नॉर्मल है। यहाँ पे 20 mm तक की बात चल रही थी, 10 mm तक की बात चल रही थी, पर स्पेसिफिक लीड की बात करें V5 V6 में तो कितनी 25 mm से अगर कम है तो वो नॉर्मल कहलाएगी। देन उसके बाद में लीड AVF के अंदर अगर 20 mm से कम है तो वो भी क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी। मतलब आरवीव जो है AVF लीड जो होती है उसके अंदर आरवीव कितनी होनी चाहिए, लेस देन 20 mm। अब AVF में क्यों, उसका रीजन देखिए। AVF का रीजन क्या है, जब आप एंथोविन्स ट्रायंगल देखेंगे, आपने एंथोविन्स ट्रायंगल पढ़ा होगा, तो एंथोविन्स ट्रायंगल में आपने पढ़ा है कि जो AVF लीड होती है वो क्या रहती है, हार्ट के इंफीरियर पार्ट, जो देखिए ये हार्ट है, हार्ट के इंफीरियर पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, ये इंफीरियर पोर्शन हार्ट का, ठीक है, ये इंफीरियर पोर्शन इसको रिप्रेजेंट करती है। और वेक्टर भी किस डायरेक्शन में रहता है, मेनली लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये AVF लीड है, ठीक है, यहां से मैं इसको मेजर कर रहा हूं, यहां इलेक्ट्रोड है, तो जब आप इसका डायरेक्शन देखेंगे वेक्टर का, किसकी तरफ है, AVF लीड की तरफ, तो इसमें ऑब्वियस बात है क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव भी कैसा आएगा, लार्ज पॉजिटिव आएगा। तो कितना आना चाहिए, 20 mm से कम आना चाहिए। अगर 20 mm से कम है तो नॉर्मल है, पर अगर 20 mm से ज्यादा है तो वो एक डिजीज को इंडिकेट करता है, जो डिजीज होती है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। वो बात की बात अपन बाद में पढ़ेंगे एब्नॉर्मलिटीज में, अभी सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है। देन उसके बाद में देखिए लीड AVL भी क्यों, क्योंकि जब आप लीड AVL देखेंगे तो ये देखिए यहाँ होती है लीड AVL, ये लेफ्ट जो है अपना लेफ्ट आर्म, यहाँ पे होती है लीड AVL। तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेनली जो ये वेक्टर आप देखेंगे तो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किधर है, एक तो लेफ्टवर्ड और एक डाउनवर्ड। मैंने बताया लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड। तो AVF में और AVL में, इन दोनों में अपन को आरवेव टॉल देखने को मिलेगी। AVL के अंदर अगर लेस देन 11 mm है तब तक वो नॉर्मल है, मतलब 11 mm से अगर कम आरवेव आ रही है तो वो नॉर्मल है। अगर 11 mm से ज्यादा आ रही है, 11 mm भी आ रही है तो वो एक डिजीज को इंडिकेट करती है। इसलिए आपको नॉर्मल आरवेव ध्यान रखनी है क्या, कि या तो आप ऐसे बोलते लिम्ब लीड्स में 5 से 10 mm, चेस्ट लीड्स के अंदर 10 से 20 mm, और V5 V6 के अंदर लेस देन 25 mm, लीड AVF के अंदर लेस देन 20 mm एंड AVL के अंदर लेस देन 11 mm। जहां पे आपका जो नॉर्मल जो है आरवेव के बारे में वो कंप्लीट हो गया। इसको आपको मेनली आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि आरवेव डिपोलराइज किसकी वजह से बनती है, डिपोलराइजेशन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल के मेजर पार्ट की डिपोलराइजेशन की वजह से बनती है अपनी आरवेव। देन उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जब अपन V1 से V6 तरफ जाते हैं तो आरवेव जो है वो एम्पलीट्यूड में इंक्रीज होती हुई जाती है, बढ़ती हुई जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसको अपन कहते हैं क्या, नॉर्मल आरवेव प्रोग्रेशन, मतलब आरवेव का प्रोग्रेशन नॉर्मल है। बट अगर जब अपन V1 से V6 की तरफ जाएंगे और V3 V4 के अंदर अगर आरवेव जो है स्मॉल है, एस वेव के कंपैरिजन में अगर छोटी है तो उसको अपन क्या कहेंगे, पुअर आरवेव प्रोग्रेशन। ये पॉइंट ध्यान रखना है। देन उसके बाद में आपको ध्यान रखना है V1 V2 के अंदर आरवेव स्मॉल होती है
अगर V1 V2 के अंदर आर वेव टॉल आ रही है तो वो एक एबनॉर्मेलिटी है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। देन उसके बाद में आपको नॉर्मल हाइट या एम्पलीट्यूड जो है इसका आपको ध्यान रखनी है, जो नॉर्मल वैल्यूज मैंने लिख रखी है, क्योंकि ये आगे अपन को डिजीज में काम आएगी। जब अपन एबनॉर्मेलिटीज पढ़ेंगे तो काम आएगी कि अगर इसकी हाइट इतनी से ज्यादा हो जाए, 25 mm से ज्यादा हो जाए, 26 mm हो जाए, या फिर 11 mm से ज्यादा हो जाए AVL के अंदर, या 20 mm से ज्यादा हो जाए AVF के अंदर, तो वो किस डिजीज को इंडिकेट करेगी, कौन सी डिजीज उस पेशेंट की होगी, तो वो अलग अलग डिजीज को इंडिकेट करती है ये सब। तो आपको नॉर्मल एम्पलीट्यूड आरवेव का ध्यान रखना है अलग अलग लीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू।